बच्चों, आज मैं आपको तुगलक वंश के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बताया था, यानी कि खिलजी वंश के बारे में बताया था। उसमें पहला शासक जो था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी था, तीसरा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी थे और चौथे जो थे नासिरुद्दीन खुसरो शाह थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तुगलक वंश के में, और जिसका पहला जो है इनका कब तक इनका शासनकाल रहा, कब से कब तक इनका शासनकाल रहा। तो तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इस शासनकाल के तहत सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक शासक हुए, जिनका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा। तो सबसे पहले चलिए इनके बारे में बताते हैं। तुगलक सुल्तान करौना जनजाति से संबंधित थे, जो तुर्कों और मंगोलों की एक मिश्रित जनजाति थी। या तो इनकी माँ तुर्क थी या फिर मंगोल, या फिर इनके पिता तुर्क थे या फिर मंगोल। इस वजह से इन्हें मिश्रित जनजाति कहा गया। तुगलक वंश को स्वदेशी वंश माना जाता है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का पिता बलबन के समय हिंदुस्तान आया था और उसने पंजाब की एक जाट कन्या से विवाह किया था। तो इसको स्वदेशी वंश क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने जो है हिंदुस्तान में आकर पंजाब की एक जाट कन्या से विवाह किया था, इस वजह से इसे स्वदेशी वंश माना जाता है। अलाउद्दीन के शासनकाल में वह पंजाब का सूबेदार था। इसे मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध उत्तर पश्चिम सीमाओं का भार सौंपा गया था। इसने मंगोलों को 29 बार पराजित किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल में वह गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने गयासुद्दीन का सूबेदार पद स्थायी कर दिया था, किंतु गयासुद्दीन ने जातीय व धार्मिक कट्टरता से अनुप्रमाणित होकर नासिरुद्दीन खुसरो शाह के विरुद्ध होकर उसकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर धार्मिक कट्टरता अधिक थी और वो उसकी बात नहीं मानता था, इसलिए उसने नासिरुद्दीन शाह के विरुद्ध होकर उसकी हत्या कर दी। खुसरो की हत्या के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम दिल्ली के सिंहासन हेतु खिलजी वंश की खोज की, परंतु कोई सफलता नहीं मिलने पर वह स्वयं 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह चाहता था कि पहले खिलजी वंश ही आगे बढ़े, मगर उसने बहुत से वंशज की खोज की, मगर उसके सिंहासन पर बैठने के लिए कोई भी वंशज नहीं मिले। तब फिर उसने जाकर के तुगलक शाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन करना था। बंगाल के अभियान से वापस आते समय दिल्ली से 5 से 6 किलोमीटर दूर स्थित अफगानपुर में, जो अब आधुनिक कानपुर में है, पुत्र जूना खां द्वारा निर्मित कास्ट यानी कि लकड़ी का महल, कास्ट महल के गिर जाने से 1325 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत की राज सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक का राजस्व सिद्धांत दैवीय सिद्धांत की भांति था। उसका विचार था कि सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने कार्यों एवं विचारों से सल्तनत काल का सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान माना जाता है। कुछ उसे पागल, पाखंडी, अंधविश्वासी कहते हैं, तो कुछ उसे योग्य, प्रतिभाशाली, आदर्शवादी एवं समय से आगे बताते हैं।
मोरक्को निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1330 ईस्वी में दिल्ली आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा यमुना दोआब की उर्वरक भूमि में कर की दर 50% कर दी थी, किंतु उसी समय इस क्षेत्र में भयानक दुर्भिक्ष के कारण उसकी यह योजना असफल हो गई। उसने जो कर लगाया था वो 50% कर दी थी, मगर कुछ समय खराब होने की वजह से वहां पे उस क्षेत्र में भयानक दुर्भिक्ष के कारण उसकी जो ये योजना थी 50% कर की, वह असफल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया, किंतु उसकी यह योजना भी सफल नहीं हो सकी और उसे अपनी राजधानी पुनः दिल्ली करनी पड़ी। इसी वजह से उसे दिवालिया या पागल कहा जाता है। और कुछ लोग उसकी इस योजना से खुश भी थे तो उसे आशावादी भी कहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु उस पर कोई आधिकारिक चिन्ह न होने से बाजार में जाली मुद्रा का बोलबाला हो गया और सुल्तान की यह योजना असफल सिद्ध हुई। इसमें भी उसे मात ही मिली। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। 1351 ईस्वी में थट्टा नामक स्थान पर ज्वर से पीड़ित होने के कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। फिरोज तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। उसकी माता आधुनिक पूर्वी पंजाब के हिसार जिले में स्थित अबोहर के भट्टी राजपूत राजा इनमल की पुत्री थी। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के उपरांत अराजकता की स्थिति के मद्देनजर शाही फौज द्वारा फिरोज तुगलक से मुकुट धारण करने की प्रार्थना की गई, किंतु एकांत प्रिय तथा धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण फिरोज ने उनकी यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी। लेकिन अंततः अमीरों, शेखों और उलेमाओं के दबाव के परिणाम स्वरूप उसे झुकना पड़ा और 23 मार्च 1351 ईस्वी को उसका राज्याभिषेक थट्टा में किया गया। प्रशासन के संबंध में फिरोज तुगलक का दृष्टिकोण सस्ती लोकप्रियता अर्जित करना था। उसने मोहम्मद तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त ऋणों को माफ कर दिया था, दंड व्यवस्था को अधिक मानवीय बनाया था और कर प्रणाली को मजहबी स्वरूप प्रदान किया था। उसने 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामी शरीयत के अनुसार खराज, जकात, जजिया, खुम्स को आरोपित किया। उसने सल्तनत में पहली बार ब्राह्मणों पर भी जाजिया कर लगाया था। उसने राजकीय पदों को यानी कि सैनिक या फिर असैनिक, चाहे वो सैनिक वर्ग के हों या फिर असैनिक वर्ग के हों, यानी कि मंत्री हों और या उसके जो भी सलाहकार जैसे लोग होते हैं उस विभाग में या सैन्य से संबंधित हो, उन सभी को वंशानुगत घोषित किया, यानी कि सैनिक का बेटा सैनिक ही रहेगा और मंत्री का पुत्र ही मंत्री बनेगा। अधिकांश सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया। उसने हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फिरोजाबाद नगरों की स्थापना की थी। फिरोज ने रोजगार दफ्तर स्थापित किया था जो बेरोजगार को कार दिलाता था। उस समय भी इसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की जो कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाता था। उसने दीवाने खैरात यानी कि उसने एक ऐसे जगह का विभाग स्थापित किया जिसमें लोगों को
सुविधाएं मुहैया की जाती थी, जैसे कि मुस्लिम अनाथ स्त्रियों को, विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की थी। दिल्ली के सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को राज्य के शासन में प्रधानता दी थी। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी, यानी कि फिरोज के बाद कई उत्तराधिकारी आए, शासन किए और चले गए। इस वजह से इसे फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी नाम से लिखा गया है, जिसका शासनकाल जो रहा 1388 से 1414 ईस्वी तक। इस बीच कई लोग शासन पे सिंहासनारूढ़ हुए और हट गए, क्योंकि कुछ तो बहुत ही अनुभवहीन थे और कुछ आचरण में अच्छे नहीं थे। इस वजह से उन्हें पद से हटा दिया गया। तो सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक की मृत्यु के उपरांत उसके पोते फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय अनुभवहीन तथा आमोद प्रिय युवक था। उसके आचरण से क्रुद्ध होकर अमीरों ने उसे अपदस्थ करके जफर खां के पुत्र अबू बकर को 19 फरवरी 1389 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठाया। 1390 ईस्वी में शहजादा मोहम्मद ने दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया, किंतु मोहम्मद भी अधिक समय तक शासन नहीं कर सका। अतिशय विलासिता तथा मद्यपान के कारण जनवरी 1394 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, जिसकी 8 मार्च 1395 ईस्वी को मृत्यु हो गई। हुमायूं के पश्चात मोहम्मद का सबसे छोटा पुत्र नसरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल 1395 से 1414 ईस्वी तक था, दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर बैठा। इस समय तक दक्षिण भारत, खानदेश, बंगाल, गुजरात, मालवा, राजस्थान, बुंदेलखंड आदि सूबे स्वतंत्र हो चुके थे तथा वहां स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में फिरोज तुगलक के बड़े पुत्र फतेह खां के एक पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक ही समय में 2 शासक तुगलक वंश में शासन करने लगे, जिसमें से नसरुद्दीन तुगलक जो था वो दिल्ली से तथा नुसरत शाह तुगलक जो था वो फिरोजाबाद से। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन महमूद 1413 ईस्वी तक शासन करता रहा। उसकी मृत्यु के उपरांत दिल्ली के सरदारों ने दौलत खां लोदी को दिल्ली का सुल्तान चुना। तो ये तो हुई तुगलक वंश की बात। अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।